गंगा के पावन तट पर बसा, परंपराओं में रचा हुआ और संघर्ष की मिट्टी से सना हुआ कानपुर। एक ऐसा शहर जो सदियों से भारतीय चेतना की धड़कनों में बसता आया हो। यहीं से पूरे देश ने स्वतंत्रता की हुंकार सुनी। 1857 की क्रांति में इस धरती पर जो बीज बोए गए, उन्होंने इसे बना दिया क्रांतिकारियों की राजधानी। कानपुर के जितने नाम बदले गए, शायद ही किसी और शहर ने इतिहास में इतने बदले हुए नाम देखे हों। कभी नवाबों का ठिकाना तो कभी मजदूर आंदोलनों का केंद्र। फिर आया वो दौर जब बना ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। देश विदेश में इस शहर को जाना गया इसकी मिलों, इसकी फैक्ट्रियों और मेहनतकश आबादी के लिए। हालांकि अब मिलों की चिमनियां खामोश हैं और मशीनों की आवाजें इतिहास की गूंज बन चुकी हैं। पर कानपुर फिर से करवट ले रहा है, नई पहचान, नई उम्मीदों के साथ। – 2024 के आम चुनावों में कानपुर की जनता ने चुना एक नया प्रतिनिधि, रमेश अवस्थी। मैं रमेश अवस्थी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के प्रमुख शहरों में शामिल कानपुर लोकसभा क्षेत्र में गोविंदनगर, सीशामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर और कानपुर कैंट जैसे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कानपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल तादाद 16,64,794 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,87,676 है और महिला मतदाताओं की संख्या 7,76,996 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 122 है। आजादी के बाद से यहाँ कई राजनीतिक धाराओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस तो कभी निर्दलीय। लेकिन 90 के दशक के दौरान यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी। लेकिन एक बार फिर 1999 में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने एक बार फिर अपनी पार्टी का परचम यहाँ लहराया। लेकिन ये सिलसिला थम गया 2014 में बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी की जीत के साथ। 2019 में बीजेपी के सत्यदेव पचौरी ने यह सीट हासिल की। 2024 में पार्टी ने भरोसा जताया रमेश अवस्थी पर और रमेश अवस्थी ने उस भरोसे को पूरा करते हुए जनता का विश्वास भी जीता। सदन में चुने जाने के बाद से वो लगातार कानपुर की आवाज बनकर संसद में गूंज रहे हैं। माननीय महोदय, चूंकि एटीसी सिस्टम का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एटीएस सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने के लिए
रक्षा मंत्रालय को निर्देशित करें ताकि कानपुर के एयरपोर्ट पर नाइट राइडिंग सिस्टम चालू हो सके और फ्लाइट की संख्या में वृद्धि हो सके। रेल मंत्री से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कासगंज से लेकर अलीगढ़ तक 52 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाए ताकि कानपुर से फर्रुखाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेनें का लगभग 4 घंटे का समय कम हो सके। कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद कन्नौज तक केवल एक ट्रेन दिन में है और एक वीकली है, जबकि जाने वालों की संख्या काफी है। अतः यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कम से कम एक ट्रेन और बढ़ाई जाए और एक ट्रेन वीकली भी बढ़ाई जाए। कानपुर का ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम विगत लगभग 80 वर्षों से कानपुर और देश की शान रहा है और कई ऐतिहासिक क्रिकेट मैच यहाँ आयोजित हुए हैं, परंतु वर्तमान में यहाँ स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है। जिस स्टेडियम की क्षमता लगभग 40,000 हुआ करती थी, आज की तारीख में घटकर 20,000 रह गई है। अतः मैं वर्तमान में इसकी दर्शक क्षमता 50,000 किए जाने की जरूरत, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका IPL मैच और T20 मैच का आयोजन हो सके। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी के रोजमर्रा की शुरुआत कानपुर की जनता से मुलाकात के साथ होती है। हमको चाहिए हम देखें, और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी हो एकदम बिल्कुल सही, उनके कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नागरिकों की लगातार आवाजाही रहती है। लगातार जनता के लिए उपलब्धता से उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि जब से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, वो दिल्ली रहते हैं या कानपुर रहते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जहां पर वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं इस जिले के विकास के लिए, इस अपनी सांसद क्षेत्र के लिए, वहीं व्यक्तिगत रूप से भी जो भी उनके पास अपनी समस्या लेके आता है, उतनी ही शिद्दत के साथ उस समस्या का भी निस्तारण करते हैं। अब एयरपोर्ट जैसे कि एक समस्या है, एयरपोर्ट में लाइक किसी को बाहर से अगर आना होता है तो फ़्लाइट लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग भी सांसद जी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि अब शायद फ़्लाइट्स वगैरह भी अब आएंगे कानपुर में, और विकास दर इन्हीं सब मुद्दों से ही तो बढ़ता है। उनके कार्यालय में जो भी आता है वो कभी खाली वापस नहीं जाता, सबको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सबकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। लगातार जो भी सांसद जी का कोई वेरिएशन नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा आएगा तो मिल पाएगा, छोटा नहीं, उनके यहाँ 24 घंटे कार्यालय का पहली चीज़ खुला रहता है। जो भी व्यक्ति आता है उसको यहाँ पे तुरंत निराकरण मिलता है। सांसद जी हैं, जैसे ही ये कानपुर में आते हैं, सांसद जी सबसे पहले क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बीच में जा पूछते हैं, उसके बाद जनता के बीच में तुरंत चले जाते हैं कि अब कानपुर आए हैं तो पहले क्षेत्र में जाएंगे। रमेश अवस्थी की प्राथमिकता में वो लोग भी हैं जो कि उनके पास तक नहीं पहुंच पाते। उनके लिए रमेश अवस्थी ने खास कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है सांसद आपके द्वार। इस पहल के जरिए वो पहुंचते हैं उन बस्तियों में जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहते हैं और लोगों की समस्या के तत्काल समाधान का प्रयास रहता है। कानपुर चूंकि व्यापारिक शहर है, ऐसे में व्यापारियों की समस्या पर भी रमेश अवस्थी खास तवज्जो देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पहली बार कोई सांसद हम लोगों के बीच में आया है, हमसे बातें पूछी, हमारी समस्याएं पूछी और उसका निदान करने के लिए तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किया है और दौरा कर रहे हैं पूरी मार्केट का, कहाँ क्या समस्याएं हैं उसके लिए। उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा, हम लोग साथ साथ हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है अभी। रमेश अवस्थी को सामाजिक क्षेत्र में अपने योगदान की वजह से देश और दुनिया में कई अहम पुरस्कारों से नवाजा गया है। हालांकि रमेश अवस्थी की ओर से हर साल आयोजित होने वाला आम महोत्सव बेहद खास होता है, जिसमें तमाम मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। रमेश अवस्थी के सांसद बनने का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा, प्रारंभिक जीवन से ही शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन किस तरीके का रहा, परिवार में आय का क्या स्रोत था और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? देखिए, हमारा जन्म तो एक किसान परिवार में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। प्राइमरी स्कूल के बाद फिर जूनियर स्कूल में पढ़ा मैं, वो भी गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम लोग प्रतिदिन पैदल जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। गांव की पढ़ाई को आप पता है कि किस तरह की पढ़ाई होती थी, कि वो पट्टिका होती थी, एक कलम होती थी और वो उससे लिखा जाता था खड़िया से, कलम बुला के और चील के वो खड़िया से पट्टिका के हम लोग लिखते थे। वो शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की। लेकिन ये ज़रूर था, मैंने देखा कि गांव की शिक्षा में जो उससे टीचर हुआ करते थे, उनमें बहुत ही अपनापन होता था। वो चाहते थे कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, जो हम जिसको पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने तो गांव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर मैं शहर में आया। ग्रेजुएशन मैंने शहर से किया। उसके बाद 93 में मैं पत्रकारिता में आ गया। पत्रकारिता के बारे में ही आपसे समझना चाहूँगा सर, क्योंकि एक गांव से बालक निकलता है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको देखा जाता है प्रदेश में। जब तक भी आप पत्रकारिता में रहे, तो पत्रकारिता में किस तरीके से प्रवेश हुआ और क्या आपको पत्रकारिता में खींच लाया? देखिए, मैंने कहा कि हम किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी किसानी करते थे, बाबा किसानी करते थे। फिर उसके बाद उनकी एक नौकरी लग गई सरकारी, पिताजी की, चले गए। उसके बाद फिर रिटायरमेंट होने के बाद फिर वो किसान की तरह खेती करते। लेकिन उसके बाद भी वो अपना खेती भी करते थे और नौकरी भी करते थे, कि एक से जीवन यापन नहीं चल सकता था। हम लोग मध्यम परिवार के थे, तो पूरा परिवार किसानी में लगा रहता था ताकि अर्निंग का सोर्स बना रहे, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी हो सके। उसके बाद जब मैं शहर में आया, फरुखाबाद मेरा जन्म स्थान है, आया तो हमारे एक मित्र थे, वो जर्नलिस्ट थे, वो मेरे मोहल्ले में रहते थे। तो हम लोग उनके पास बैठते थे। तो मैंने देखा कि पत्रकारिता से मैं थोड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा चलिए इसको किया जाए। तो मैं अक्सर उनके ऑफिस में चला जाता था और बैठता था ऐसे। धीरे धीरे उनका ट्रांसफ़र कानपुर हो गया। तो उन्होंने कहा आप यहाँ के जिला संवाददाता बनना चाहेंगे? तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें हो गया था, पढ़ाई लिखाई का शौक़ रहता था। हाई स्कूल में भी उस समय मैं पूरे ज़िले में मैंने टॉप किया था। थोड़े नंबर रह गए थे, नहीं जो टॉप 10 की लिस्ट निकलती थी ना, वो उसमें 10 की एक लिस्ट निकला करती थी, टॉप 10 स्टूडेंट यूपी में। तो यूपी बोर्ड से हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ फर्स्ट क्लास आना मुश्किल था। तब फर्स्ट क्लास आना था, उसमें फिर थोड़े नंबर कम रह गए थे, नहीं टॉप 10 में भी मेरा नाम आ जाता था। तो पढ़ाई लिखाई का शौक़ था, तो फिर इंटरेस्ट हुआ कि पत्रकारिता की जाए। तो उन्होंने ऑफ़र दिया, हमने स्वीकार कर लिया। तो मैंने आज अखबार से पत्रकारिता शुरुआत किया वहाँ पे। उसके बाद मैं करीब 1 साल से अधिक आज अखबार में रहा। फिर एक नया अखबार लॉन्च हुआ था, राष्ट्रीय सहारा हिंदी दैनिक। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन कर फिर एक लंबा सफ़र, लगभग 30 साल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं प्रिंट मीडिया में भी रहा, यहाँ भी मैं जीएम था, कानपुर में भी काफ़ी समय में जीएम रहा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं आया तो मैं 6 चैनल थे हमारे यहाँ, तो 6 चैनल का मैं ग्रुप हेड था पूरा, मैं देखता था। लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ मैं हमेशा सामाजिक जीवन में रहा। समय समय पर सामाजिक जीवन में चाहे स्वच्छता अभियान रहा हो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से हम लोग उनके बारे में सुनते रहते थे, जानने का प्रयास करते रहते थे कि वो व्यक्ति किस तरह से, क्या विजन के साथ काम करते हैं। मैंने उनसे सीखा है कि आप कोई भी काम करें तो बिना विजन के आप कोई काम नहीं करें। विजन बनाइए तब मिशन पूरा होगा। इसीलिए मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़ गया। मैं समझना चाहूँगा 2013 में तो आप सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले जो छात्र राजनीति वाला दौर है, एक बार और पीछे चलते हैं। जो छात्र राजनीति की शुरुआत कैसे हुई?
हमारे यहाँ का फर्रुखाबाद में बद्रीसार डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा स्कूल है। लोग उस समय 8 से 10 हज़ार लड़के पढ़ते थे वहाँ, बड़ा। और वहाँ का चुनाव मिनी विधायक का चुनाव माना जाता था कि वो चुनाव जो होता था पूरे ज़िले की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती थी। तो 90s में सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। तो चूँकि मेरा जो परिवार है, मेरे परिवार में बड़े भाई डॉक्टर बनदत्त अवस्थी 1967 में जनसंघ से चुनाव लड़े थे। तो हम माना जाए तो जनसंघ से आपका बहुत पुराना पूरा हमारा पूरा जो परिवार है वो जनसंघ से जुड़ा हुआ है। बहुत पहले तो 1967 में चुनाव लड़े, उससे पहले मान लीजिए कि पूरा हमारा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद वो DIR मीसा में जेल गए, अभी पिछले दिनों उनकी देहांत हो गया। प्रोफेसर थे वो, कई किताबें उन्होंने लिखी जनसंघ के लिए और पार्टी के लिए, बहुत कुछ उन्होंने किया। बहुत ओजस्वी वक्ता थे, विद्वान थे वो, मैं बड़ा प्रभावित रहता था उनसे। तो फिर ये था कि पारिवारिक में एक था कि राजनीति के जो इच्छा थी वो प्रबल हुई। तो 90 में मैं चुनाव लड़ा हुआ। चुनाव में मैं ऐतिहासिक वोटों से यहाँ जीता। बहुत बड़ा चुनाव था, उसमें पूरा मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बड़ा विरोध हुआ, महीनों आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जाके वो चुनाव डिक्लेयर हुआ और मैं ऐतिहासिक वोटों से चुनाव लड़ा। जबकि आप ये मानिए कि जितने वोट सबको मिले थे विपक्षियों को, उससे ज़्यादा मेरी जीत थी। तो मैं फिर छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर राजनीति चलती रही 2 साल। फिर मैंने वही, जैसा कि मैंने कहा, फिर मैं पत्रकारिता में आ गया 93 में। 90 पत्रकारिता के आने के बाद जब 30 साल का एक करियर हुआ तो हम लोग लड़ाया। उसके बाद फिर निरंतर मैं पार्टी के गतिविधियों में लगा रहा। मुझे प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया गया, पार्टी ने बनाया। और उस बीच में मैं बता दूँ 2016 की बात है जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ थीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता एक अभियान चलाया था। उस स्वच्छता अभियान में मैंने अपने सामाजिक संगठन के द्वारा मैं काम करना चालू किया। और पहली यात्रा मैंने निकाली थी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी यात्रा पहली निकली थी, जो हरिद्वार से लेकर और बनारस तक 1 सप्ताह तक हम लोगों ने करीब 101 गाड़ियों के काफिले के साथ जगह जगह जो हमारे गंगा जी के स्थान थे, तट थे, वहाँ जा के एक हफ्ते तक लगातार हम लोगों ने रात में प्रवास किया। स्वच्छता में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और फिर उसका समापन हमने बनारस में किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारा बेटा भी उसमें इन्वॉल्व था, उसके लिए बाकायदा एक प्रशंसा पत्र भी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लिख के दिया था संगठन को, और उसको लिख के दिया था। तो वो एक स्वच्छता अभियान के साथ मैं निरंतर जुड़ा और पार्टी की जो भी नीतियाँ और रीतियाँ थी उसके साथ हम लोग निरंतर जुड़ के लिए पार्टी के लिए काम करते रहे। मैंने कहा पार्टी के लिए काम करना है, देश सेवा के लिए काम करना है, प्रोडक्ट सोच रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आया। उनकी विजन को देख के, उनके देश हित में, देश के लिए उनकी सोच को देखते हुए, आम गरीब के लिए उनकी जो वेदना होती थी, जो किस तरह के चाहते थे कि आम आदमी खुश रहे, समाज का अंतिम, उसके लिए जो करते थे, उनसे मैं राजनीति में उनसे प्रभावित होकर आया। और अटल जी निश्चित रूप से मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। मैं हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखता रहा। बतौर सांसद भी अटल जी का अगर हम कार्यकाल देखें तो वो अपने आप में बेमिसाल है। और अब मैं आप समझना चाहूँगा आपसे, बतौर सांसद जब आप लोकसभा के लिए चुने गए कानपुर जैसे शहर से, जो अपने आप में विविधता वाला क्षेत्र है, जहां हर क्षेत्र के लोग मतलब मुझे लगता है कि देश के लगभग हर प्रांत से लोग यहां पर मौजूद होंगे, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हैं आप, तो आपने सबसे पहले क्या लगता है कौन से मुद्दे उठाए? क्योंकि अपनी रौनक तो बरकरार है लेकिन रंगत कुछ हद तक खो चुका है कानपुर। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात की। कानपुर मैंने लोकसभा में भी कहा, तो जब मुझे बोलने का मौका दिया माननीय अध्यक्ष जी ने, तो मैंने कहा कि कानपुर का एक बड़ा दुर्भाग्य है, जो कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल में। देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था कानपुर। कानपुर के लोग जब देश में जाते थे तो अपने को कानपुरिया कहते थे, तो अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। उस शहर का जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है, वो शहर जो देश के 5 शहरों में आता है,
वो शहर जो एक औद्योगिक नगरी है, पूरे देश में और विदेश में उसकी पहचान है। लेकिन ये बड़ा कानपुर के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा, और उस दुर्भाग्य के लिए जो हमारी पिछली सरकारें हैं उनकी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया, उसके कारण कानपुर का स्वरूप नीचे आ गया। किस तरीके का भविष्य देखते हैं आप कानपुर की इंडस्ट्री को? कब वो चिमनियां फिर से एक बार धुआं देंगी? कब वो हूटर फिर से बजेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सही आपने कहा कि मैंने लोकसभा में, चाहे वो क्वेश्चन आवर के द्वारा या अन्य माध्यमों से, मैं निरंतर कानपुर की इंडस्ट्री के बारे में और यहाँ का उद्योग कैसे डेवलप हो इसके बारे में उठाता रहता हूँ। कानपुर में चमड़ा उद्योग आज भी 75 कंट्रीज़ में यहाँ पे चमड़ा का काम होता है कि लेदर के बैग्स, तमाम आइटम्स जो है सप्लाई होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ इतनी इंडस्ट्री थी, जब यहाँ घंटी बजती थी, लंच होता था या जब छुट्टी होती थी 5 बजे, तो लाखों मजदूर रोड पे यहाँ होता था पूरा। तो उसको यहाँ की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। यहाँ की राजनीति, जो पिछले सरकारें थी, जो लोग राजनीति करते थे, उनके भ्रष्टाचार ने कानपुर के इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। कानपुर के पुराने गौरव और पुराने वैभव को लाना ही हमारी प्राथमिकता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसके चलते कानपुर के विकास के पहिए की गति बढ़ी। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूँगा, क्षेत्र को लेकर, जो कानपुर का जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसके लेकर जो प्राथमिकताएं हैं, ख़ास तौर पर हम अगले 1-2 सालों में किस तरीके का, क्योंकि जाम की समस्या, इसके अलावा कई बेरोजगारी तो है ही समस्या, किस तरीके की तस्वीर हम देख सकते हैं? क्या आपका विज़न है कानपुर को लेकर? देखिए, कानपुर में अगर विकास की बड़ी परियोजना की अगर बात की जाए तो सब, या बड़ी समस्या की बात की जाए तो यातायात की बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या मुझे लगे कमोबेश पूरे शहर में, लेकिन कानपुर में बहुत बड़ी समस्या है कि कानपुर आज भी, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कानपुर आज भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और उस शहर में धीरे धीरे शहर का जिस तरीके से विकास हुआ, तो एक आज ये उत्तर में जहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद साउथ कानपुर बन गया, तो एक पूरा बहुत बड़ा शहर। तो बीच में रेलवे लाइन जा रही है, करीब 17 क्रॉसिंग है यहाँ पे, तो वो जब ट्रेन आती है तो बंद हो जाती है, तो अपने आप जाम लग जाता है पूरा। तो भयंकर जाम की समस्या है। मुझे लगता है कि लगभग 20 साल से इसकी मांग की जाती रही है, लेकिन जैसे मैं हमारा पार्लियामेंट बना, मैंने इस समस्या को प्राथमिकता से लिया। माननीय रेल मंत्री जी से, अश्विनी वैष्णव से मिला मैं, और उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें बहुत तेज़ प्रयास किए, और उसी का नतीजा है कि मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पर जो प्रोजेक्ट को स्वीकृति अपने दी। अनबरगंज से लेकर और मंदना तक एक रेलवे का एलिवेटेड भविष्य बनने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ एक उसका सेतु निगम का काम है, उसकी भी स्वीकृति मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमत दे दी है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यहाँ पर, जिसका शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है। और साथ में जाम से जुड़ी हुई समस्या की, नीचे जीटी रोड जाता है, वहाँ भी बहुत जाम लगता है, तो उसमें माननीय नितिन गडकरी जी से मैंने पत्र लिखा था, उनको अवगत कराया, तो उन्होंने भी इस समस्या के समाधान के लिए मुझे आश्वासन दिया और पत्र लिखा, उस पर बाकायदा DPR बनने के आदेश दे दिए। वो है रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एलिवेटेड रोड वो बनेगा, जिससे कि जाम की बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। लगभग 11 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड है, वो बहुत जल्दी उसकी भी इस साल स्वीकृति मिल जाए। ये बहुत 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल इमली को पुनः चालू करने की घोषणा की है। ये ऐसा करके उन्होंने कानपुर को उसकी पहचान देने का काम किया है, तो मुझे लगता है उस पर भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चीज़ों को देख रहे हैं कि कानपुर के विकास में और क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए ये मुझे पूरी उम्मीद है, और ये कानपुर वालों का सौभाग्य भी है कि दोनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों की विशेष रुचि कानपुर के विकास के लिए है। तो निश्चित रूप से कानपुर का विकास भी होगा, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस भी होगा। लेकिन मेरा ये मानना ज़रूर है
कि किसी भी शहर के विकास के लिए, विकास में तमाम चीज़ें, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और आप हाईवेज हों, चाहे वो ये रेलवे ट्रैक की बात हो रही हो, तमाम चीज़ें होती हैं जो समुचित विकास तभी होता है। लेकिन उन सबसे ज़रूरी होता है नगर के विकास के साथ साथ नागरिक विकास। नगरीय विकास तो कराइए आप, लेकिन नागरिक विकास जरूरी है। तो मेरी प्राथमिकता कानपुर के लिए यह है कि नगरीय विकास भी मैं कराऊंगा और नागरिक विकास भी होना चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और नागरिक विकास कब होगा? जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। वो चाहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बने, लेकिन वो साथ ये है कि विकसित राष्ट्र बनने के साथ भारत शिक्षित राष्ट्र भी बने, तभी वो विकसित बने। शिक्षा बहुत जरूरी है। और नगरीय विकास में, नागरिक विकास में शिक्षा का बड़ा अहम रोल है। और जब हमारे कानपुर के लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा, संस्कारित लोग भी होंगे। इसके लिए हम, जो गरीब बच्चा है वो आज भी इतनी शिक्षा महंगी है कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। उसके लिए नगर निगम के हमारे यहाँ 12 स्कूल हैं जो लगभग जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। उनको हमने प्राथमिक आधार पे उनको इस साल दोबारा कॉन्वेंट जैसी शिक्षा के लिए शिक्षा हो वहाँ पे, इस तरह से हम लोग उनको बनवा रहे हैं। मतलब बेहतर उच्च गुणवत्ता वाली जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती वही पढ़ाई नगर निगम के स्कूलों में हो और हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा फ्री पढ़ सके। क्योंकि आप जानते, मैंने आपको मैं बताऊं कि मैं जब सांसद बना तो मेरी प्राथमिकता पहले थी कि मैं जितने भी हमारी जो सेवा बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, उनमें मैंने जाके काम किया। गरीबों की बस्तियों में जाके मैंने काम किया और मैंने कहा मेरी जो निधि है, मेरी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा, सीवर, यहाँ जो समस्या इनका मैं समाधान करूँ। सरकार की पैसे से भी होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती सरकार नहीं हो पाती हैं, वो हम अपनी निधि से करा रहे हैं। वहाँ पे वहाँ जा के हम कैंप लगाते हैं। सभी अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के हैं, चाहे वो केस्को को हो, चाहे नगर निगमों को, चाहे पुलिस को हो, चाहे DSO विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य, सब अधिकारियों को हम वहाँ बुलाते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान उस गरीब बस्ती में होगा। वो लोग वहाँ बताएंगे, कुछ नहीं, क्या बात है, आप सामने बात करिए, तुरंत एजेंडा तय, आप अभी जो करना है वो अभी करिए, और उसके बाद नहीं है तो टाइम दीजिए, 1 हफ्ते में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। जो जनून चीज़ें हैं वो तो हों। तो मेरी प्राथमिकता की शिक्षा के सभी जो स्कूल्स हैं हमारे नगर निगम, उनको मैं सही करा रहा हूँ, उनका सुंदरीकरण करा रहा हूँ, ताकि गरीब का बच्चा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे, वो भी कॉन्वेंट स्कूल जैसी। दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भी वो जो स्वास्थ्य के जितने भी हमारे यहाँ पे केंद्र हैं हर वार्ड में, उन पर भी उनका रेनोवेशन चल रहा है, उन पर भी काम हो रहा है। उस पर हम चाह रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों। जो हमारे नगर निगम के स्कूल्स, स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण से स्थिति में, उनको PP मॉडल पे करने की बातचीत हो रही है, ताकि उसमें एक हिस्सेदारी देगी। इतना हमारा गरीब जो जाएगा उसके ये सस्ता इलाज होगा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता पे है। और साथ में बड़े बड़े काम, कोई प्राथमिकता, चाहे जाम की समस्या, कानपुर में बहुत कुछ करने लायक है। और ये निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं जो हमारे पुरानी सरकारें थीं, उनकी भ्रष्टाचार की ये निशानियां हैं, जो ये मिल बंद हो गई, वरना बंद नहीं होती। मैंने कहा ना कि जब मैनचेस्टर बंद हो गया था, उसके बाद वो मैनचेस्टर पुनः खड़ा हो गया। आज तो कानपुर की मिलें जो पूरे देश और विदेश में जानी जाती थी, आज भी इतना लैंड, सस्ता कपड़ा, लाल इमली के बने हुए शॉल हैं, उनकी तमाम वूलन के कपड़े थे, तमाम और मिल्स बनी। आज इतना बड़ा लैंड बैंक, मेरा तो मानना है कि इतना बड़ा लैंड बैंक किसी शहर के अंदर पूरे देश में नहीं, लेकिन वो सब बेकार, कोई सोच नहीं। अब हमारी सरकार जब आई है, वो एक एक चीज़ को लेकर चल रही कि लैंड बैंक का क्या हो सकता है, जो मिलें चालू हो सकती हैं वो मिलें चालू हों, जो नहीं चालू हो सकती उनमें क्या हम कर सकेंगे। IT का हब बनवा सकते हैं हम, तमाम और क्या करा सकते हैं, चीज़ें करा सकते हैं कि उस लैंड का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उस पर बाकायदा हम लोग प्लान करके चल रहे हैं विजन के साथ। मैंने क्या विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे का विजन ये हमारा है, ताकि हम मिशन पे पूरा करते हैं। वो तमाम चीज़ें कानपुर के संपूर्ण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेल हो, आप ग्रीन पार्क की स्थिति देखिए। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्रीन पार्क में देखने गया तो बड़ी बुरी स्थिति थी, बिल्कुल आप जीर्ण शीर्ण स्थिति में चला गया था। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने मेरे अनुरोध स्वीकार करके बाकायदा टीम बनाई। आज की ग्रीन पार्क जो उस समय शुरुआत में 32,000 की क्षमता था, आज देश नहीं दुनिया में ऐसा कोई इतना बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है
जो शुरुआत से लेके अब तक उसमें वृद्धि हुई है उसकी क्षमता में, दर्शक क्षमता में। लेकिन ग्रीन पार्क में 32,000 से 17,000 की क्षमता रह गई। अभी जब मैच होने वाला था बांग्लादेश से तो 15,700 की क्षमता में मुझे बताया गया कि इतनी क्षमता में मैच होगा, इतने दर्शक बैठ सकें। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करके बाकायदा लखनऊ से टीम आई। उसके बाद लगभग 22 से 23,000 दर्शक उसमें बैठे और बड़ा ऐतिहासिक मैच था, रोमांचक मैच था। आप सब लोगों ने देखा, कई रिकॉर्ड इंडिया ने दर्ज किए अपने खाते में और जो रैंकिंग है उसमें बड़ा योगदान उस मैच का रहा। कानपुर की जनता के मन में अतीत पर गौरव है, वर्तमान में निराशा है और भविष्य की चिंता है। उम्मीद है कि कानपुर के इस बार निर्वाचित सांसद क्षेत्र के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कानपुर की रौनक और रंगत एक बार फिर लौटेगी। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन सुधांशु भूषण साहू को और साथी धनंजय सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।